हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। ठीक है, इसको सिलेबस यदि आपने देखा हो तो उसमें कुछ इसी तरह से डिफाइन किया हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था कब से कब तक, 1947 से लेके 1991 तक, फिर 91 से लेके 2013 तक का, और 2014 के बाद का। इस तरह से पूरा डिवीजन किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की 12वीं, ठीक है, 12th जो हमारी पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य था तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास करना। ठीक है, इंग्लिश में फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। एक लिस्ट बनी हुई है हमारी लोसेंट वाली बुक में, पूरी की पूरी हमें याद करनी है। जितनी भी योजनाएं हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन जैसे इस साल भी पूछा गया था लेखपाल के पेपर में कि गरीबी हटाना किस योजना का मेन टारगेट था। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे। उसके लिए यही है कि एक पन्ने पे पूरी योजनाएं लिख लीजिए, पहली दूसरी से 12वीं तक, और हर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से लेकर 2002 तक के लिए थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या था? बीपीएल के लिए जो मतलब क्या बोलना चाहिए, आपका इनकम थी, उसको 20,000 रुपए इसको कंसीडर किया गया था। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति पे। हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? हरित क्रांति आंदोलन चला 1967 से 1990 तक के लिए। ठीक है, बाकी आप पढ़ लेना इसको। फिर है दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध विकास से संबंधित है। ठीक है, मिल्क रेवोल्यूशन कह लीजिए आप, इसको व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है? तो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कौन करता है? भारत करता है। सबसे ज्यादा कंजम्पशन कौन करता है? भारत ही करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? जिन लोगों ने अमूल का दूध पिया है, अभी इनकी वर्षगांठ थी तो काफी लिख लिख के आ रहा था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। बिटकॉइन क्या है? अब सबको पता है बिटकॉइन क्या है। एक डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन वगैरह अब ये फ्यूचर का, यही फ्यूचर कुछ दिख रहा है। इंडिया में भी थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी ऑफिशियली नहीं स्टार्ट हुआ है। ऑल्दो टैक्स लगा दिया गया, 30% टैक्स है यदि आपको बिटकॉइन वगैरह आप रखते हो, उसके बाद उसके आप बेचते हो, उससे जो प्रॉफिट होता है उसमें 30% टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरीके से इनडायरेक्टली अलाउ कर दिया गया है, कहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? अवमूल्यन का अर्थ होता है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और इसी को ही बोलते हैं अवमूल्यन। ठीक है, जानबूझ के हम अपनी जो करेंसी है उसको थोड़ा कम कर रहे हैं ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट वगैरह है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन जाए, तो उससे हम कमा लेंगे पैसा। तो हर कंट्री करती है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक है, एम स्पष्ट टू जनता के, अच्छा चलिए इसका सीधा सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन देख लेते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। एक रेड्डी कमेटी थी, इन्होंने 1998 में क्या करा? संस्तुति के पश्चात मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में M0, M1, M2, M3 मौद्रिक समीक्षाओं का स्वीकार किया। ठीक है, जैसे M0 की क्या वैल्यू थी? M0 का मतलब होता है चलन में जो मुद्रा है, प्लस बैंकों का आरबीआई के पास जो भी जमा है वैल्यू, प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा जो है, इसको M0 बोला गया। ठीक है, M1 क्या हुआ? जनता के पास उपलब्ध मुद्रा, जो पब्लिक के पास पैसा है वो, प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमा, प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा, इसको बोला गया M1। M2 क्या हुआ? M1 को पोस्ट ऑफिस ऑफिस बचत जमा, इसको जोड़ देते हैं तो M2 मिल जाता है। M3 क्या है? M1 में हम जब जनता की बैंकों के पास सावधि जमा है इसको जोड़ते हैं तो M3 बोलते हैं। M4 क्या है? M3 प्लस डाकघर
संस्थानों में कुल जमाएं राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर जो कुछ भी डाकघर बचत संस्थाओं में जो कुल जमाएं हैं उनको M4 बोलते हैं प्लस M3 के साथ, ठीक है। तो M1 को संकीर्ण मुद्रा, M3 को बृहद मुद्रा या व्यापक मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक चैप्टर है, यदि आपने एनसीईआरटी क्लास 11th वाली पढ़ी हो तो उसमें पहला चैप्टर जो है जिसमें हम जीडीपी वगैरह के बारे में कैलकुलेट कैसे करते हैं उसमें ये चीज आती है। आगे बढ़ते किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। मतलब निजी निवेश कब बढ़ेगा, ऐसी कंडीशन दी गई है इसमें। कौन सी कंडीशन है वो? व्यक्तिगत कर लगाओगे तो डिस्करेज कर रहे हो एक तरीके से। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, ठीक है। शेयरों की कीमत, ब्याज दर। इसका आंसर है बी। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के वृद्धि के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की संभावना ज़्यादा होगी, जबकि व्यक्तिगत कर, शेयरों की कीमत और ब्याज दर की वृद्धि होने से निजी निवेश में क्या होगी? कमी होगी। जितना टैक्सेशन बढ़ता है इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, इसीलिए टैक्सेशन और टैक्स रेजिम ऐसी बनाई जाती है ताकि उसमें लोगों को इनकरेज करा जाए कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। कोई भी बाहर की कंपनी या कोई भी बाहर का बंदा इंडिया में इन्वेस्टमेंट तब करेगा जब उसको फेवरेबल कंडीशन दी जाएंगी। बहुत ज्यादा हम टैक्स लगाएंगे, वो क्यों ही इन्वेस्ट करेगा जब उसको सब कुछ जितना कमा रहा है हमको देखे जा रहा है, क्यों आएगा वो हमारे मार्केट में। पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाली पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। यहाँ पे बात कर रहा है पूंजी खाता में परिवर्तनीयता। इसका मतलब ये होता है जैसे इंडिया में रुपया चल रहा है, बाहर अमेरिका में डॉलर चल रहा है, ठीक है, यूरोप में यूरो चल रहा है। तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है ना जिससे हम इन दोनों को मतलब इक्वेट कर सके। आज जैसे हम बोलते हैं कि एक मतलब कि $1 बराबर लगभग 78-79 आज की डेट में चल रहा है, 78 रुपीज है। तो ठीक है, तो एक तरीके से वो परिवर्तनीयता हमें बताता है जिसमें हम भारत की जो करेंसी है उसको इक्विवेलेंट कर पा रहे हैं किसके, हम डॉलर के, यूएस डॉलर से या यूरो के थ्रू। तो वो चीज आ जाती है, ठीक है। यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। तो इन तीनों को स्टेटमेंट देखा जाए तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन और समझ लेते हैं। पूंजी खाता परिवर्तनीयता भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है, ठीक है। बैंक दर का क्या अर्थ है? बैंक रेट क्या होता है? देश के केंद्रीय बैंक, यहाँ पे कौन है? आरबीआई, ठीक है। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को बैंक रेट बोला जाता है, बैंक दर बोला जाता है। इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? ठीक है, बैंकिंग की कौन से सुधार है? घटी हुई CRR, SLR, ये तो बैंकिंग टर्म्स हैं तो वो तो है। ब्याज दर का विनियमन, ये भी जरूरी है, या होता है, करते हैं हम लोग। नई पीढ़ी बैंकिंग, न्यू डेवलप्ड, क्या बोलना चाहिए, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं। वर्धित SLR, तो ये गलत है हमारा। SLR का संबंध बैंकिंग से नहीं है, ठीक है। वर्धित SLR भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में शामिल नहीं किया जाता। ये बाकी जितने भी हैं वो सब बैंकिंग सुधारों के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? ठीक है, चालू अनुपात एक क्या है? द्रव्यता अनुपात है। चालू अनुपात द्रव्यता अनुपात है, जैसे सावधिक तरलता अनुपात SLR। भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित द्वारा सबसे अधिक उधार किया जाता है। ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर और मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है उसमें सबसे ज्यादा हमको उधार कौन देता है? वो वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक है, लगभग 70% है कॉमर्शियल बैंक्स देती है, ठीक है। ये यहाँ पे दे रखा है। जो वाणिज्यिक बैंक है वो 73 के अराउंड दे रही है। सहकारी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो 14% दे रही हैं। और रीजनल रूरल बैंक्स हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उससे 13% उनका कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1969 में पहली बार
आपका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये पहला चरण था। ठीक है, दूसरा चरण था 15 अप्रैल 1980 को, जिसमें क्या करा, जिसको दूसरा चरण था, इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, तो पहला 1969 में, दूसरा 1980 में, 2 बार हमारे जो वाणिज्यिक बैंक है इनका नेशनलाइजेशन किया गया। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति है कि 2019 में भारत सरकार ने 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े सरकारी बैंक बनाए। वर्तमान में इस भारतीय स्टेट बैंक सहित, ठीक है, सहित बोल रहा है, कुल 12 सरकारी बैंक हैं। अभी केवल 12 नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं हमारे देश में। आगे बढ़ते हैं। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? अभी हमने ऊपर देखा दूसरे राउंड में 6, पहले राउंड में 14, इतनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग सबसे पहले भारत में किसने स्टार्ट करा? आईसीआईसीआई बैंक से। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ने सबसे पहले भारत में वर्ष 1998 में आईसीआईसीआई बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंक सेवाओं की पेशकश की थी। एटीएम का सर्वप्रथम भारत में संचालन वर्ष 1987 मुंबई में एचएसबीसी बैंक के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले कौन सी बैंक थी जिसने भारत में एटीएम स्टार्ट कराए? तो एचएसबीसी बैंक थी। इसने 1987 मुंबई में सबसे पहले एटीएम का संचालन किया था। नेक्स्ट है, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? इलाहाबाद बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक भी है, यूको बैंक भी है, फेडरल बैंक लिमिटेड ये नहीं है। ठीक है, ये भारत का, हम कहना चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो सबको पता है भाई, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा हमारा कॉमर्शियल बैंक है। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात किस नाम से जाना जाता है? इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय स्टेट बैंक बोला जाता है। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई नाम दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक का गठन 1 जुलाई 1955 को किया गया था। जनवरी 1921 में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल का विलय कर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। ठीक है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री हमें याद होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है, भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है, उसे क्या कहा जाता है? उसको स्वावलंबन दल बोला जाता है। ठीक है, भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है, उसे स्वशक्ति, स्वयं सिद्धा तथा स्वावलंबन दल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है? तो कौन करता है? नाबार्ड तैयार करता है हमारी योजनाएं। ठीक है, नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म क्या है नाबार्ड का? ये यूपी ट्रिपल एससी में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है। नाबार्ड का उद्देश्य एक सशक्त और वित्तीय रूप से समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण करना है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है, ये देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया गया ना, मैं वो बोल रहा था नाबार्ड का एक बार फुल फॉर्म पूछा गया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना किस साल हुई, किस वर्ष में हुई? 1982 में हुई। आयात निर्यात, जिसको हम एग्जिम बैंक बोलते हैं, एग्जिम बैंक की स्थापना को भी, इसको भी 1982 में डेवलप किया गया था। एग्जिम बैंक की स्थापना भारत निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 जो सितंबर 1981 में पास हुआ के तहत वर्ष 1982 में हुई थी, ताकि निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा सके। यह एक वैधानिक निगम है जिसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। क्वेश्चन नंबर 21, एक राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, ठीक है, कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहाँ नहीं है? सिक्किम में। सिक्किम में कोई भी ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? बंधन बैंक।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1935 में। ठीक है, जो आरबीआई हमारा बनाया गया वो कब बनाया गया? 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मूलतः यह कोलकाता में स्थापित की गई थी, लेकिन वर्ष 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया और वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया। फिर है, आरबीआई ने 12 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र को एक नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया? मास्टर कार्ड। अब ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इसका अब इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आज के डेट में। एक करंट अफेयर्स का जो चलता रहता है वो पूछा जाता है। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? नगद कोषानुपात को घटा दे तो क्या हो जाएगा भैया? जो साख सृजन है उसमें वो बढ़ जाएगा। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन बढ़ जाएगा। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को बढ़ा दे तो साख सृजन घट जाएगा। ठीक है, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? 100 रुपए के नोट पे कौन सिग्नेचर करता है? भारत का गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर। ठीक है, आरबीआई का गवर्नर सिग्नेचर करता है 100 रुपए के नोट पे। 100 रुपए का नोट आरबीआई गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित होता है तथा 1 रुपए का नोट भारत के वित्त सचिव, ठीक है, जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है उसका सिग्नेचर होता है 1 रुपए के नोट पे। और 1 रुपए के नोट के अलावा जितना भी कुछ होता है उसमें वो हमारे आरबीआई के गवर्नर के द्वारा इसमें सिग्नेचर किया जाता है। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? बैंकिंग लोकपाल क्या है? बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। ठीक है, यही डेफिनेशन है, इसी को याद कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। और वित्त मंत्री इस टाइम कौन थे? वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में सबसे पढ़े लिखे और योग्य जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इनका आप बैकग्राउंड देखो तो फिर यही लगता है। क्वेश्चन नंबर 2, 1991 की उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया था। तो औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण में तो 1991 में ये 3 किए गए थे। औद्योगिकीकरण तो पहले से भी हमारा थोड़ा बहुत चला आ रहा था, है ना। थोड़ा इसको और पढ़ लेते हैं अच्छे से, एक बार पूरा चीज क्लियर कर लेते हैं। भारत में आर्थिक सुधारों को तीव्र एवं उचित तरीके से शुरुआत करने के लिए नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति जारी की गई। इस नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित के माध्यम से संबंधित संरचनात्मक सुधार हुए: उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, जबकि औद्योगिकीकरण इसमें सम्मिलित नहीं था। नई आर्थिक नीति में औद्योगिक नीति को उदार बनाया तथा निजी क्षेत्रीय उद्योगों के औद्योगिक लाइसेंस को उन्मूलन करना शामिल था। ठीक है, जो पहली हमारी आर्थिक नीति थी उसमें औद्योगिकीकरण नहीं था। औद्योगिकीकरण जो नई आर्थिक नीति आई उसमें उसको और उदार बनाने की कोशिश की गई ताकि प्राइवेट सेक्टर और ज़्यादा इन्वॉल्व हो सके हमारे फाइनेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? जीवी रामकृष्णा। जीवी रामकृष्णा विनिवेश आयोग से संबंधित है। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा। भारत में वर्ष 1991-92 में विनिवेश कार्यक्रम शुरू किया गया था। वर्ष 1992 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों के विनिवेश से संबंधित समिति का गठन डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में किया था। इसका काम विनिवेश कार्यक्रम से संबंधित उपाय सुझाना था। वर्ष 1996 में सरकार ने उक्त समिति की अनुशंसा पर जीवी रामकृष्णा की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश आयोग का गठन किया। वर्ष 1999 में विनिवेश विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? अब ये देखिए, उत्पाद शुल्क, अभी इन ऑप्शंस में मत जाइए। 2022-23 की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पैसा जीएसटी से मिला था भारत सरकार को। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा किससे मिला? जीएसटी से मिला।
2022-23 के अनुसार केंद्र सरकार की कर आय का सबसे बड़ा हिस्सा वस्तु एवं सेवा कर और उसके पश्चात था निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, है ना। और उसके बाद था आयकर, 7 लाख करोड़ रुपए। सबसे ज्यादा हमको भारत सरकार को कहाँ से पैसा मिलता है? वस्तु एवं सेवा कर से, उसके पश्चात कॉर्पोरेट टैक्स से, उसके पश्चात जो इनकम टैक्स है, आयकर है, उससे मिल रहा है। नवंबर 2018 के अंत तक भारत की राजकोषीय घाटा कितना रहा? इतनी वैल्यू थी, अब ये याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत पुराना डेटा है जो करंट अफेयर्स में आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पेपर होता है जो बजट में हमारा, और जो क्या बोलते हैं इसको, बजट हमें पढ़ के जाना पड़ता है। बजट के साथ जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और भी आते हैं उन सबको देख के जाना पड़ता है। बाद में बेसिकली करंट अफेयर्स पढ़ के जाओ, खासकर इकोनॉमिक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? ब्याज का भुगतान। ठीक है, गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन है? ब्याज का भुगतान। बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। ठीक है। विश्व में वर्ष 2016-17 के रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान था? अभी 2022 की बात करो, 2022 में सिपरी की रिपोर्ट आई। सिपरी की रिपोर्ट कहती है भारत तीसरे नंबर पे है दुनिया में, जिसका मतलब कि जो रक्षा बजट के बेसिस पे बात की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है अप्रैल 2022 में सिप्री, SIPRI, सिप्री स्टॉकहोम करके इंस्टीट्यूट है, द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर वर्ष 2021 में मिलिट्री खर्च के संदर्भ में शीर्ष 3 देश कौन है? यूएसए, चीन, फिर भारत, फिर यूके और फिर रशिया। ठीक है, रशिया। ठीक है। बजट अनुमान 2022 में रक्षा स्तर पर इतना करोड़ रुपए खर्च किया गया, तो तीसरे नंबर पर है भारत। निम्नलिखित में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक है? तो प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली और विनिर्मित उत्पाद, ये हमारा क्या है? ये थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं, लेकिन इसमें सेवाओं को इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? तो जो सेवा कर होता है, सर्विस टैक्स होता है, वो हमारा क्या है? अप्रत्यक्ष कर। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कौन कौन से होते हैं? आयकर है, संपत्ति कर है, निगम कर है, ये सब हमारे केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर है। केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर कौन से? इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? हमारा जो जीएसटी है, उत्पादन कर है, आयात कर है, ये सब हमारा अप्रत्यक्ष कर में आता है। और राज्य सरकारें भी कुछ अप्रत्यक्ष कर लगाती है। कौन कौन सी है? बिक्री कर, राज्य उत्पादन कर, मनोरंजन टैक्स, ठीक है ना, जो हमारा इंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। बहुत बार आपने सुना होगा, कोई देशभक्ति टाइप मूवी आती है, उसको कहते हैं कि इस पे इसको टैक्स फ्री कर दिया है इस गवर्नमेंट ने, उस गवर्नमेंट ने, गुजरात ने टैक्स फ्री कर दिया है इस मूवी को, या उत्तर प्रदेश ने इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया है। तो मनोरंजन कर लगाता कौन है? स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती है। ठीक है, तो इसको हटाने का हक भी किसका है? स्टेट गवर्नमेंट्स को है। तो टिकट थोड़ा सस्ता हो जाता है, लोग और देख सकें, इंस्पायर हो सकें, तो वो सब चीजें आ जाती हैं इसमें। नेक्स्ट है, भारत में आयकर को कहा जाता है क्या? प्रत्यक्ष और प्रगामी। ठीक है, जो भारत में जो आयकर है वो प्रत्यक्ष टैक्स है और प्रगामी भी टैक्स है हमारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण? राजस्व व्यय का क्या उदाहरण है? एक प्रिंटर की मरम्मत करना, ये भी एक राजस्व व्यय का उदाहरण होगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है कौन सा? रक्षा व्यय, आर्थिक सेवा पर व्यय, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्य के लिए अनुदान। तो ये सब जो ऑप्शंस हैं वो तो सही है, लेकिन रक्षा व्यय विकास व्यय में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन वो विकास व्यय में, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में शामिल नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, घाटी की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति। ठीक है, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्रास्फीति होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट है, वह स्थिति जब अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो, कहलाती है क्या? मुद्रास्फीति कहलाती है, इन्फ्लेशन कहलाती है। जब पैसा ज्यादा है लोगों के पास, है ना, चीजें कम है, तो क्या होगा भाई? मतलब डिमांड तो, मतलब क्या बोलना चाहिए, डिमांड तो बहुत ज़्यादा है,
और लोगों के पास पैसा भी है तो अंधा पैसा बर्बाद किया जाएगा, उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, इसलिए इसको अन्य शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो पैसे की वैल्यू है वो कम हो गई, है ना, पैसे की वैल्यू ही कम हो गई कि जो चीज तुम खरीद सकते थे तुम भर भर के खरीद रहे हो, या उस तरह से सेंस में आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है। एक निश्चित सीमा तक मुद्रास्फीति की स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है। ठीक है, इन्फ्लेशन, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाए फिर उसके एडवर्स मतलब इफेक्ट भी पड़ते हैं। हम ग्रोथ कर रहे हैं और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है हद से ज्यादा, तो कोई ग्रोथ नहीं कर रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो सब नल एंड वॉइड हो जाएगा। परंतु अत्यधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। इसके परिणाम स्वरूप वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल्य में अधिक वृद्धि होने लगी। ठीक है, जो चीजें और महंगी हो जाएंगी, जब लोगों के पास पैसा है खर्चने को तो लोग और महंगा बेचेंगे भाई। ठीक है, 5 रुपए की चीज 25 रुपए में बेची जाएगी, क्यों, लोग खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं चाहिए हमें, फेवरेबल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है। सकल घरेलू बचत में सबसे ज्यादा परिवारों का जो होता है, वो जो हम कहना चाहिए इकोनॉमी में जो जितने भी हम हैं और आप हैं, जो हम बचत करते हैं वो हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है सकल घरेलू बचत। ठीक है, सकल घरेलू बचत में परिवार प्रमुख योगदान करता है। अब बात करते हैं वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। पहला क्वेश्चन है इसमें, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू करा गया है। उसका क्या नाम था, उसका नाम था एग्री उड़ान। ठीक है, उस टाइम की स्कीम है, करंट का क्वेश्चन होगा इसलिए पूछा गया था। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए 4 अगस्त 2017 को एग्री उड़ान कार्यक्रम का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब की हुई। मेक इन इंडिया किस दिन लॉन्च किया गया, तो देखिए डेट पूछ ली है उन्होंने। मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया 25 सितंबर 2014। ठीक है, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया स्टार्ट किया गया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है, तो यह 25 क्षेत्र थे। ठीक है, थोड़ा ऊपर दे रखा है, मेक इन इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 का मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें भारत को महत्वपूर्ण निवेश एवं संरचना तथा अभिनव प्रयोग से वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जा सके। मेक इन इंडिया पहल के तहत 25 क्षेत्रों की पहचान की गई है। नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत, ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज स्लैब कितना है, सबको पता 28% है। ठीक है, कौन कौन सी है अभी, 0% है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। 28% में ज्यादातर सब सिन गुड्स है। ठीक है, सिन गुड आ गए जितने भी, प्लस सीमेंट, पता नहीं सीमेंट क्योंकि उन्होंने 28% में अभी भी डाला हुआ है। सबसे ज्यादा 28% जीएसटी ऑटोमोबाइल तथा विलासिता, ठीक है, सिन गुड्स में की वस्तुएं पर लगता है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है, इसके 2 घटक है मेनली। ठीक है, एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, एक स्टेट गवर्नमेंट का हो गया। वस्तु एवं सेवा कर के 2 घटकों में विभाजित किया गया है, कौन सा, केंद्रीय कर सीजीएसटी जिसको सेंट्रल जीएसटी बोलते हैं, और राज्य कर एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया। तो हमें ये भी डेट याद करना है कि जीएसटी जो है हमारे भारत में कब से स्टार्ट हुआ है, ये 1 जुलाई 2017 को स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये आपको याद हो तो इसकी सेरेमनी हुई थी प्रॉपर, रात में 12 बजे से स्टार्ट किया गया था, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, यदि याद हो, उस टाइम पेपर में चला था काफी। अब लास्ट टॉपिक है विविधता। इसमें लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं क्या है। फिर है 2019-20 के केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण
नियोजन गारंटी कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई? अब ये देखिए आउटडेटेड क्वेश्चन है, 19-20 का पूछ रहा है, लेकिन हमें 2022-23 का पता होना चाहिए। ठीक है, 2022-23 में मनरेगा हेतु कितना रुपए दिया जा रहा है? इतना करोड़ रुपए, 73,000 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। ठीक है, ये कम हो गया है। क्यों? क्योंकि 2021-22 में हमने 98,000 करोड़ रुपए दिया था, लेकिन 2022-23 में मनरेगा में 73,000 करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक है, अब इसको तो याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये जो बॉक्स में दे रखा है इसको याद करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना PMMSY के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण MSK को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया था? इसको 2017-18 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण के तहत भारत में अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिनके नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, ये सब इसको चलाया गया था 2017-18 से 2019-20 तक के लिए। उस टाइम का क्वेश्चन था। ठीक है, अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एकीकृत कम लागत स्वच्छता ILCS योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की गई थी? 75% सब्सिडी प्रदान की गई थी। उस टाइम का क्वेश्चन है। वर्ष 1980-81 से प्रारंभ एकीकृत कम लागत स्वच्छता ILCS योजना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 75%, राज्य सरकार के द्वारा 15% सब्सिडी प्रदान की जाती है, जबकि लाभार्थी का हिस्सा 10% का होता है। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना है? ठीक है, लाभ अर्जित करना होता है। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी। ठीक है, कैपिटलिस्ट क्लास, जिसको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। हमारे भारत में भी अब धीरे धीरे कैपिटलिज्म बढ़ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो कुछ ही लोग हैं जिनके हाथ में सब कुछ है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे कुछ भी हो। आप देखोगे धीरे धीरे पूरा सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा कुछ ही लोगों के पास, क्योंकि हम इसी तरह बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि कैपिटलिस्ट लोग अब देश संभालें। गवर्नमेंट का काम कुछ नहीं है, गवर्नमेंट अब बैठ के सिर्फ देखेगी और सिर्फ रेगुलेट करेगी चीज़ों को। गवर्नमेंट अब गवर्नेंस करने के मूड में है सिर्फ। अब वो धंधा पानी नहीं करेगी, इसलिए सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। ठीक है, इसलिए अब पूंजीवादी व्यवस्था हमारे भारत में भी धीरे धीरे होगी। थोड़ा पढ़ लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर तुम जियो चाहे मरो, उसको सिर्फ लाभ से मतलब है, उसको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, और उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे जैसे क्राइसिस होती है चीजों दाम बढ़ जाते हैं, है ना? क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि मतलब जब पैसा कमा सकते हैं क्यों ना कमाएं, ये हमेशा टारगेट होता है पूंजीवादी का। भारत की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रित रूप है। ठीक है, अब समाजवादी हम लोग बुरा मानने लगे हैं। हमें लगता है कि हम किसी चीज के लिए सब्सिडी दे रहे हैं तो वो गलत है। ठीक है ना, तो वो हम फेज आ चुका है जब हम लोगों को क्या फोर्स किया जा रहा है आप सोचने के लिए कि आप पूंजीवादी हम व्यवस्था बनाएंगे, हम समाजवादी व्यवस्था अब नहीं बनाएंगे। फिर भी भारत में समाजवादी व्यवस्था जरूरी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारा जो फैमिलीज है हमारी वो अभी भी बहुत गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है, वो परसेंटेज बहुत है। ठीक है, बहुत सारे हमने पहले भी डिस्कस करे हैं। यूपी की बात कर लो, गवर्नमेंट यूपी की गवर्नमेंट खुद कहती 30% से ज़्यादा, 30 या 37% था, 37% से ज़्यादा लोग अभी भी पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत तो समाज सेवा करनी पड़ेगी ना, समाजवादी बनना पड़ेगा। नेक्स्ट है फेमा। फेमा का फुल फॉर्म क्या है? फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, इसको कब लेके आया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट लेके आई थी फेमा को, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। जो बाहर से फंडिंग होती है उसको ये एक्ट रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को पुनः शुरू किया गया? किसान विकास पत्र को शुरू किया गया था। ठीक है, किसान प्रमाण पत्र को 1000, 5000, 10,000 और 50,000 रुपए में उपलब्ध है। ये जो विकास पत्र है, किसान विकास पत्र। नेक्स्ट है 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कॉर्पोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए इसमें से कौन सी योजना शुरू करी गई थी? तो ये योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री के द्वारा गैर कॉर्पोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों की अधिकतम 10 लाख
रुपए तक का ऋण प्रदान करने को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई थी। इसमें 3 श्रेणियां हैं। कौन-कौन सी? शिशु, किशोर और तरुण। नेक्स्ट है, किस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक संसद सदस्य 2019 तक 3 गांवों में भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए जिम्मेदारी लेगा? तो ये सांसद आदर्श ग्राम योजना है। ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना है। इसमें क्या कर रहे हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को मार्च 2019 तक 3 आदर्श ग्राम विकसित करने का लक्ष्य था, जिसमें से एक को वर्ष 2016 तक हासिल किया जाना था। इसके बाद वर्ष 2024 तक ऐसे ही 5 और आदर्श ग्राम प्रति प्रति वर्ष विकसित करना है। अर्थात वर्ष 2024 तक कुल 8 आदर्श ग्राम विकसित करने हैं। ठीक है, इसके लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना लेके आया गया था। नेक्स्ट है, 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर साबित करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल हैं। ठीक है, तो 100 स्मार्ट सिटी मिशन ये बनाना है। अमृत या कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन हृदय योजना आई थी। फिर है राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और उन्नति योजना और अंतरिक्ष सहकारी पर राष्ट्रीय मिशन। तो ये ऑप्शन गलत है, लेकिन बाकी जितने ऑप्शन है वो इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, 7 मिशन। दी गई जानकारी से मिशन की पहचान करें। स्कीम पूछ रहा है। केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए इस योजना की घोषणा करी थी। किस योजना को लेके आया गया था? एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल। ठीक है, इस अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए लेके आया गया। आगे बढ़ते हैं। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, जिसको बोला जाता है अमृत योजना, किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह आवास और शहरी मामले के अंतर्गत आती है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जिसने लेखपाल का पेपर 2022 का दिया है उसको समझ में आ गया होगा। मतलब इन्होंने 25 क्वेश्चन तो केवल इन्होंने स्कीम ही पूछ लिया। ठीक है ना, मतलब जो कोचिंग मंडी थी पूरी फ्लैट हो गई। किसी ने भी नहीं सोचा था ऐसा भी आ सकता है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहां भी आपको गवर्नमेंट स्कीम मिले, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए या किसी का वीडियो लेक्चर सुनते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हुए, आप कहीं ना कहीं एक जगह नोट करते रहें, वही बेस्ट रहेगा। क्योंकि सब फैला हुआ है, बिखरा हुआ है। कंपटीशन की तैयारी में जो चीज़ बिखरी हुई है उसको एक जगह लेके आना ही आपकी काबिलियत है। ठीक, खासकर यदि आप रिटर्न मेंस लिख रहे हैं वहां तो यही होता है कि सब फैला हुआ है, दूर दूर तक फैला हुआ है। सबको आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स बना के एक जगह अपने पास कलेक्ट रखना पड़ेगा, ताकि अंत में उस चीज को रिवीजन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार कितने रुपए से अधिक ना हो? 25 करोड़ रुपए से अधिक हो। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया में उन योजनाओं को लागू होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को नई दिल्ली में लाल किले से स्टार्टअप इंडिया योजना की घोषणा की थी तथा यह योजना 16 जनवरी 2016 से प्रारंभ हुई थी। यह योजना उन संस्थानों पर लागू होगी जिसने किसी भी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं किया हो। बजट 2020-21 में वित्त मंत्री ने यह सीमा 22 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 करोड़ है कि 25 करोड़ है? यहाँ 25 करोड़ होना चाहिए। फिर है कृषि विपणन की आधारभूत संरचना, जिसको बोला जा रहा है AMI, कब से प्रभावी हुई? इसको अप्रैल 2014 से स्टार्ट किया गया था। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? कृषि उत्पाद बेचने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था, ई रकम को। नेक्स्ट है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड SHC सॉयल हेल्थ कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के लगभग कितने 12 मानदंडों की जानकारी मिलेगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है, सॉयल हेल्थ कार्ड योजना कब स्टार्ट की गई? पहले तो ये हमें यही चीज याद करनी है, 19 फरवरी 2015 को स्टार्ट की गई। ठीक है, भारत सरकार द्वारा लाई गई है। इसके माध्यम से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के 12 मानदंडों को, ठीक है, 12 मानदंडों की जानकारी मिलेगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड
आपका जैसे सोडियम हो गया, ये पोटेशियम हो सॉरी ये पोटेशियम हो गया, ये फास्फोरस है, ये नाइट्रोजन है, सल्फर है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, बोरॉन है, पीएच बताएगा, ईसी बताएगा, ओसी बताएगा, ये सब की जानकारी देगा। ठीक है, ये सॉयल हेल्थ कार्ड आपका। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कौन सी बीमा फसल बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी कब? 13 जनवरी 2016 को। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम, किसके लिए? खरीफ के लिए। खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% का प्रीमियम भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, और शायद इसमें हॉर्टिकल्चर है, उसके लिए शायद 5% है। भारत सरकार का लक्ष्य 2018-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र का 50% संरक्षित करना। ठीक है, ये इसका लक्ष्य था, किसका? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि का निवेश किया गया है? तो 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसको 1998-99 में स्टार्ट किया गया था, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अब देखिए, इस तरह के फैक्ट आपको कहीं ना कहीं लिखने पड़ेंगे, कोई बुक में ये कहीं इकट्ठा नहीं मिलेगा, इसलिए परेशान होते रहेंगे। इसलिए जहां भी स्कीम वाली चीज मैं बता रहा हूँ, जहां भी आपको स्कीम वाली चीज फैक्ट पता चले, आप उसको एक मतलब A4 शीट साइज में लिख लीजिए, नोट करते रहिए और उसी में ऐड करते रहिए, जितनी स्कीम है सब आ जाएंगी और स्कीम से क्वेश्चन तो बनता है। नेक्स्ट है, सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है? इसको नाबार्ड नहीं देता है। कौन कौन देता है? व्यापारिक बैंक देती है, सहकारी बैंक देती है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। वो सब तो किसान क्रेडिट कार्ड देती है, लेकिन नाबार्ड का काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई थी? ठीक है, तो ये प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के लिए हम मिड डे मील योजना स्टार्ट करी थी, ताकि बच्चे आए, ठीक है, अटेंडेंस बढ़े वगैरह वगैरह। फिर है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पे करना चाहिए? इसकी डेली करना चाहिए। ठीक है, ये राजस्व लेखपाल का क्वेश्चन है, 2015 वाले पेपर में आया था। आगे बढ़ते हैं हम। मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ था? कस्तूरबा गांधी जी के जन्मदिन पे ये स्टार्ट की गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जननी सुरक्षा योजना सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप के तहत 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव प्रोत्साहित करना। ठीक है, आप किसी मेडिकल कॉलेज या मेडिकल इंस्टीट्यूट में ही जाके आप अपना प्रेगनेंसी, क्या बोलते हैं इसको, डिलीवरी कराओ, अपनी प्रसव प्रोत्साहित करना। ठीक है, नेक्स्ट है, नई प्रस्तावित मूल स्थिरीकरण कोष योजना निम्न में से किसके लिए लागू की गई थी? चाय, रबड़, प्याज, कॉफी, आलू में से। देखिए, चाय, रबड़ और कॉफी ये तो हमारी कॉमर्शियल क्रॉप है, इसको रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्याज और आलू वगैरह हमें रेगुलेट करना पड़ता है, क्योंकि जैसे इनके दाम बढ़ते हैं तो हाहाकार मस्ती, इन्फ्लेशन बहुत तेज ऊपर जाता है, इसलिए उसको कंट्रोल करना पड़ता है। इसलिए प्याज और आलू इसका आंसर हो गया। नई प्रस्तावित मूल स्थिरीकरण कोर्स (पीएसएफ) योजना प्याज और आलू के लिए लागू की गई है। भारत में पहली बार वर्ष 2003 में कुछ निर्यात उन्मुख फसलों के लिए एक मूल स्थिरीकरण कोष बनाया गया था तथा वर्ष 2013 में इसको समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर नई पीएसएफ की घोषणा वर्ष 2014-15 के बजट में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान नहीं है? तो पुनर्वास का लाभ इसमें नहीं दिया जाता। ठीक है, लेकिन बाकी विकलांगता लाभ है, मातृत्व लाभ है, अंतिम संस्कार लाभ है, ये सब देते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उल्लेख अधिनियम की धारा 46 में किया गया है।
इसके अंतर्गत 6 सामाजिक सुरक्षा लाभ वर्णित हैं। कौन कौन सा? एक चिकित्सा लाभ देते हैं, बीमारी लाभ मिलता है, विकलांगता लाभ मिलता है, मातृत्व लाभ मिलता है। ठीक है, आप प्रेग्नेंट हो तो आपको मातृत्व लाभ देंगे, आप छुट्टी पे जा सकते हो। आश्रित लाभ में मिलता है। अन्य लाभ के अंतर्गत अंतिम संस्कार व्यय एवं प्रसूति व्यय, ये सब भी पैसा दिया जाता है। नेक्स्ट है, झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? राजीव आवास योजना। ठीक है, पुरानी स्कीम है, पुराना क्वेश्चन भी है। झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा राजीव आवास योजना शुरू की गई। यह योजना वर्ष 2011 में प्रारंभ की गई थी। यह कार्यक्रम आवासन एवं शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। योजना की कार्यान्वयन अवधि 2013 से 2022 तक थी। नेक्स्ट है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रति सप्ताह एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? 25% और 7,500 रुपए मैक्सिमम सब्सिडी दी जा सकती है। ठीक है, और उसका उपलब्ध इकाई लागत प्रति सप्ताह वो कितना है? वो है 25%। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत कितनी है? 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो परियोजना है वो 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घर से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना है? तो 70 लीटर। 70 लीटर पानी हमको 2022 तक उपलब्ध कराना था 50 मीटर की रेंज में। किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत। नेक्स्ट है, ये है SGSY का फुल फॉर्म क्या है? ये इस साल भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये साल 2022 के लेखपाल में भी इस तरह का एक क्वेश्चन था। इसका फुल फॉर्म है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, बहुत इजी है। ठीक है, एक बार पढ़ लेना आप इसके बारे में। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर को बनाने के लिए पूरा मॉडल लेके आया जा रहा है। पूरा मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। नेक्स्ट है, इंदिरा आवास योजना IAY, जो एक केंद्र समर्थित योजना है, का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? ठीक है, आप देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा कंट्रोवर्सी है क्योंकि अब इसका आंसर बदल चुका है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आते रहते है ना। तो यहाँ पे जब देखो इसमें लिखा है प्रश्न काल में इंदिरा गांधी आवास योजना में लागत का वहन केंद्र और राज्य में 75-25 था। फिर क्या हुआ? लेकिन 75-25 था और जो केंद्र व पूर्वोत्तर राज्य एवं सिक्किम के लिए ये 90/10 था। अब ऐसा ही मोटा मोटा याद करो, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था पुराने जमाने में 75% पैसा देता था सेंट्रल गवर्नमेंट और 25% देता था स्टेट गवर्नमेंट। अभी विशेष राज्यों को छोड़ दो। अभी क्या हो गया? अभी अप्रैल 2016 से क्या कर दिया गया है? जो मैदानी क्षेत्र है उसमें ये रेशियो हो गया है 60:40। ठीक है, 60:40 हो गया और हिमालयन जो जितने भी स्टेट्स हैं उस पर 90:10। तो इस तरीके से अब इसका आंसर आज की डेट में करना नहीं हो सकता क्योंकि आज की डेट में ये 60:40 है। क्या है? 60:40 है। अब इसको, अब जो यहाँ पे लिखा है आप उसको पढ़ो, क्वेश्चन को मारो गोली। आप बस इसको इतना जानो, पहले 75-25 और 90:10 था। 90:10 किसके लिए होता है? पूर्वोत्तर राज्यों के लिए होता था। अभी क्या है? 2016 के बाद इसमें अब 60:40 हो गया। 60% पैसा देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% स्टेट को देना पड़ेगा। और जो हिमालयन राज्य है, पूर्वोत्तर और हिमालयन राज्य है, उनको 90:10, 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी। आगे बढ़ते, फिर है मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा किए गए
निधिकरण का अनुपात कितना होता है, इसमें दिया जाता है 75:25 पैसा। ठीक है, याद करने वाला फैक्ट है, सीधा याद कर लो। प्रधानमंत्री राष्ट्र ग्रामीण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको एमजी मनरेगा बोलते हैं, एमजी नरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा निधिकरण का अनुपात 75:25 होता है। क्वेश्चन नंबर 34। 7 सितंबर 2005 को भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रतिवर्ष किसी भी ग्रामीण परिवार को न्यूनतम मजदूरी देकर कितना 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में आपको 100 दिन का एक फैमिली को आपको काम देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया था, इसको तेलंगाना गवर्नमेंट लेके आई थी। ठीक है, दलित सशक्तिकरण योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है बोल्ड। बोल्ड क्या है, बम्बू ओआसिस ऑन लैंड इन रॉड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में स्टार्ट की गई थी, इसको राजस्थान में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में इसको पीईटी जो लास्ट ईयर पीईटी हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ये सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इसलिए करंट अफेयर्स देखना बहुत जरूरी है। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है क्या कहलाती है, क्या बोलते हैं इसको, गरीबी रेखा बोलते हैं, पोवर्टी लाइन। ठीक है, इसको पोवर्टी लाइन बोला जाता है, जो किसी को बेस लेके चलती है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या बेस हो सकता है, कभी आपका कैलोरीज मापते हैं, कभी आपका इनकम मापते हैं, अलग अलग आधार हो सकते हैं, तो उस बेसिस पर पॉवर्टी लाइन डेवलप की जाती है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है, इसका नक्शे से संबंधित है, रैगनर नक्शे। यूपी पीसीएस 2021 में क्वेश्चन आया था, यूपी पीसीएस 2021 में क्वेश्चन आया था। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है किससे, नक्शे से। और यहाँ देखिए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये पीसीएस में उठा के इन्होंने क्वेश्चन 2021 में पूछ दिया था। ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, चाहे यूपी का कोई भी एग्जाम हो, सब में रट्टा मार के जाओ, कुछ ना कुछ तो पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने एवं इसके प्राप्त करने के सूत्र की देख रेख कर रही है, तो सचिन तेंदुलकर नहीं है, ये सुरेश तेंदुलकर है। सुरेश तेंदुलकर समिति आई थी, इन्होंने क्या करा था, गरीबी रेखा को पुनः परिभाषित करके करा था इसमें। और इसके बाद इनके बाद आई है लकड़वाला समिति, रंगराजन समिति, ये सब पोवर्टी लाइन से ही रिलेटेड है। ठीक है, इनका सबका काम क्या था, पोवर्टी लाइन से रिलेशन था इनका। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन दे देंगे इसमें से कौन सी पोवर्टी लाइन से रिलेटेड कमेटी है, 4 नाम दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए। सुरेश तेंदुलकर समिति, लकड़वाला समिति, रंगराजन समिति, ये तीनों समितियां हमारी गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए आई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार की को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन, अभी हमने देखा रंगराजन समिति, सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपए से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझना चाहिए। ठीक है, सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपए से अधिक और शहरी क्षेत्र में 47 रुपए से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझना जाए। आगे बढ़ते हैं। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है, क्या हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं, इसमें पूंजी खपत भत्ता भी ऐड कर लेते हैं। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें पूंजी खपत भत्ता सम्मिलित होती है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन करता है, वो करता है सीएसओ। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सीएसओ। आगे बढ़ते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, सीएसओ। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है तथा जबकि वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही है। ठीक है, अब ये देखिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उस पहले क्या था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता था, लेकिन अब कौन करने लगा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
जो हमारी जीडीपी वगैरह कैलकुलेट करने वाली बात है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करेगा। बेहतर संतुलित विकास के लिए कोष प्रवाह को लक्षित किया जाता है, जिससे कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा दिया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत इनमें से कौन कौन से राज्य आते हैं? ठीक है, तो उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश ये विशेष राज्य में आते हैं, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो नहीं आते। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आउटडेटेड क्वेश्चन हो चुका है। वो पूछ रहा है कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय को प्रायः बोलते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एनएनपी एट साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसको बोलते हैं एनएनपीएफसी, फैक्टर कॉस्ट को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा को हम तृतीय टर्सरी सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सर्विसेज, सर्विसेज सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? टर्सरी सेक्टर भी बोलते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र या सेवा उद्योग आता है, जिसके अंतर्गत क्या? होटल, व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा आदि। ठीक है, जितने भी सर्विसेज आप देखते हो वो सब टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। अब इसको भी छोड़ दीजिए, इसमें पूछा जा रहा है कृषि का योगदान कितना है भारत की जीडीपी में। तो आप 2021-22 का थोड़ा दिमाग में रखना, लगभग 18.8% है। ठीक है, 18.8% था 2021-22 के आर्थिक समीक्षा के दौरान। किसका? एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन पूछा जा रहा है, तो 18.8% 2021-22 का डेटा। निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक, इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर, कृषि विकास से संबंधित नहीं है? सिंचाई तो है, सड़कों की उपलब्धता भी जरूरी है, बीमा भी है, खनन नहीं है, खनन नहीं। ठीक है, सिंचाई, परिवहन, विद्युतीकरण, भंडारण संरचना, कृषि बाजार, बीमा आदि कृषि विकास आधारित प्रमुख संरचना कारक हैं। दिए गए विकल्पों में खनन कृषि विकास आधारित संरचना का कारक नहीं है। नेक्स्ट है, कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को यूएस डॉलर कितना? 60 बिलियन से अधिक बनाना था। नेक्स्ट है, 2019-20 में विपणन के लिए गेहूं का, अच्छा देखिए पुराना डेटा है, अभी हमें देखो गेहूं और चावल का तो हमें रट्टा मार के जाना पड़ता है। ठीक है, तो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23 के लिए कितना है? 2022 रबी फसल के लिए 2015 रुपए। कितना है? 2015 रुपए, 2015 प्रति क्विंटल, है ना, एक क्विंटल का 2015 रुपए गवर्नमेंट देगी एमएसपी के। इसका रेट फिक्स किया गया है। हमें देखिए गेहूं और चावल का पूछ के, मतलब रट्टा मार के जाना। देखिए यहाँ पे गेहूं का पूछ लिया गया, चावल का ऑलरेडी यूपी पीसेस में 2-3 बार आ चुका है, इसलिए कम से कम गेहूं और चावल का तो याद करके जाओ ही जाओ। नेक्स्ट है, भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? देखो लेटेस्ट में 25 फसलें शामिल की जाती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आउटडेटेड हो चुका है। अभी का जो हाल है वो है 25 फसलें के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसपी रेट लॉन्च करता है हर बुआई से पहले। कृषि विशेष क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तराखंड। कृषि विशेष कृषि क्षेत्र, इसको बोला जा रहा है SAZ। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि पर क्षेत्र पर निर्भर है? तो अभी भी 45 से 55% लोग रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है। ठीक है, ऑनलाइन आप बेच सकते हो, 2015 की स्कीम है। ठीक है, इसको 14 अप्रैल 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि योगदान लगभग कितना है? ये देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया। अभी हमने ऊपर देखा 18.8% था, है ना, 18.8% था, तो अभी याद करके रखो 18 पॉइंट का हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है, कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है? तो अब ये देखिए इन्होंने इसको क्वेश्चन को अस्टेरिक मार के छोड़ दिया है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आउटडेटेड हो चुका है। जो भी हमारा बजट आता है और जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आती रहती हैं उससे ये क्वेश्चन बनेगा, उसके लिए हमें
घटना चक्र टाइप मैगजीन पढ़नी पड़ेगी पेपर से पहले। नेक्स्ट है वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया था? सबसे पहली बार एमएसपी धान के लिए घोषित किया गया था। कब? 1965 में। ठीक है, याद करने वाला फैक्ट है। वर्ष 1965 में धान पैडी की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पहली बार घोषित किया गया था। पहले एमएसपी के लिए गठित सीएसीपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर एम.एल. दंतवाला थे। ठीक है, ये भी याद करने वाला फैक्ट है। दोनों स्टेटमेंट हमें याद करके रखने, आगे कभी भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? अभी सब है, दाल वगैरह आप सब ऐड हो चुकी हैं, इसलिए क्वेश्चन अब गलत हो चुका है आज की डेट के हिसाब से। अभी सब ऐड हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर्गत नहीं आती है? तो तंबाकू है, सब्जी फल है, ये सब अभी भी एमएसपी के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन कोपरा, पटसन, जूट वगैरह ये सब अभी भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य देख लो, धान का भी पूछ लिया गया। अभी 2022-23 की बात की जाए, सामान्य श्रेणी के जो धान है उसका एमएसपी 2040 रुपए प्रति क्विंटल है, यहाँ पे दे रखा है। विपणन सीजन 2022-23 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार है। कितना? सामान्य धान 2040 रुपए प्रति क्विंटल है, और ग्रेड ए वाला जो धान है उसके लिए 2060 रुपए प्रति क्विंटल हमको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है मिश्रित खेती क्या होता है? मिश्रित खेती का मतलब होता है पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। ठीक है, हम एनिमल हस्बेंड्री प्लस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज दोनों एक साथ जहां होती है उसको बोलते हैं मिश्रित खेती। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? तो भंडारण सुविधा की कमी ये तो है, परिवहन की कमी, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, अनुकूल मंडी तो नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। मार्केट इंटेलिजेंस की कमी, ये भी बात सही है। भंडारण की सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी कृषि विपणन के मुख्य दोषों में शामिल हैं, जबकि अनुकूल मंडी कृषि विपणन के लिए लाभकारी है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? अभी भी कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। जब भी एग्रीकल्चर फेल होता है हमारी पूरी इकोनॉमी चरमरा जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? अब ये तो बेसिक इसी इकोनॉमिक्स का ही चीज आ गई कि प्राथमिक सेक्टर में क्या आता है? एग्रीकल्चर आता है। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स जितने भी है वो सब हमारे प्राथमिक क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर में है। वर्ष 2014-15 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? 2014-15 में था 257 मिलियन, लेकिन हमें इतना पुराना याद नहीं करना, हमें लेटेस्ट याद करना है। लेटेस्ट क्या है? 2020-21 के लिए बताया जा रहा है 308.6 मिलियन टन था। 2020-21 के लिए कितना था? 308.6 मिलियन टन था। ठीक है, ये बजट में भी लिख के आया था। वर्ष 2017 के दौरान भारत में खाद्यान्न उत्पादन की अनुमानित मात्रा, नहीं हमें पुराना याद नहीं करना है, फिर से हमें नया याद करना है। नया क्या है? 2020-21 के लिए 308.6 मिलियन टन अनुमानित किया गया था। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से स्वच्छता ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी सकल देशी उत्पाद वाला देश है। कौन सा देश वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आता है? दूसरे पे है चाइना। ठीक है, यदि इसकी बात की जाए तो नंबर 1 पे कौन आता है जीडीपी के बेसिस पे? नंबर 1 पे आता है यूएसए, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जापान, फिर जर्मनी, फिर यूके, और भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है छठा। मूल लेखांकन समीकरण है कौन सा? संपत्ति इक्वल्स टू देयताएं प्लस शेयर धारकों का हिस्सा, ये हमारा मूल लेखांकन समीकरण है। ठीक है, याद कर लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने लायक है नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को क्या बोला जाता है? पूंजी लाभ अनुपात बोला जाता है। 2017-18 के दौरान भारत में तीसरा सबसे बड़ा, इसको हटा दीजिए, आउटडेटेड क्वेश्चन हो चुका है। अभी का याद करो। वर्ष 2020-21 में
इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन देता है? भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकर्ता शीर्ष 3 देश कौन से हैं? सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है भारत में सिंगापुर, इसके बाद कौन है? यूएसए, और इसके बाद है मॉरिशस। ठीक है, सिंगापुर, यूएसए, मॉरिशस, सिंगापुर, यूएसए, मॉरिशस, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई वी रेड्डी। और 15वें के कौन है? हमें 15वां याद करना है बुरी तरह। 15वां के हैं एन के सिंह। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 14वें के थे वाई वी रेड्डी, हमें 14वां भी याद करना है वाई वी रेड्डी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह, हमें ये भी याद करना है। नेक्स्ट है, भारत में पहली आर्थिक जनगणना की बात हो रही है। आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी? 1977 में की गई थी। कब की गई? 1977 में। किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न के में से किसकी स्थापना की गई थी? नैफेड की स्थापना की गई थी। नैफेड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नैफेड। ठीक है, ये भी हो सकता है कभी आगे चल के पूछ लिया जाए, जैसे नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा है तो नैफेड का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में की गई थी। नैफेड का काम क्या है? कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जिससे किसानों को लाभ मिल सके ज्यादा से ज्यादा। भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल है। इनमें से कौन सा एक ऐसा संगठन नहीं है? तो भारतीय कपास निगम है, भारतीय खाद्य निगम भी है, कृषि लागत और कीमतों का आयोग ये भी है, लेकिन भारत के कृषि निगम ये इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, कब तक भारत सरकार ने किसानों को यूरिया सब्सिडी बढ़ाकर 2020 तक कर दी है? 2018 से। नेक्स्ट है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एक वर्ष में ज्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं। फिर है, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है अंतर्निहित बेरोजगारी। क्या बोला जाता है इसको? अंतर्निहित बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट वाला एक पूरा चैप्टर है, 5-6 टाइप की बेरोजगारी होती है, उसको रट्टा मार लीजिए, कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है आगे भी। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, ये तो है। विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग का बढ़ाओ, ये भी था। मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग, तो गांधी जी इसके अगेंस्ट में थे। गांधी जी हैवी मशीनरी के अगेंस्ट में थे। ठीक है, उनका कहना था छोटे मतलब गाँव में ही छोटे छोटे उद्योग बनाओ और आत्मनिर्भर बनो। मशीनरी आ जाएगी तो क्या है, लोगों को जॉब नहीं मिल पाएगी। गाँव या गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म, ये भी गांधी जी का फंडा था, उनका वो था आइडिया। नेक्स्ट है, कलकत्ता, अब जिसे कोलकाता बोलते हैं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। कलकत्ता में क्या है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान। इसकी स्थापना किसने करी? इसकी स्थापना पीसी मालनोबिस ने करी थी। ठीक है, पीसी मालनोबिस ने करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न के देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है भारत। भारत दुनिया में सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। नेक्स्ट है, एपीडा का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन खूब पीछे जाते हैं। एपीडा का मतलब होता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक बार में याद नहीं होगा, एक दो बार रिवीजन करेंगे तभी ये याद हो पाएगा। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एपीडिया का फुल फॉर्म है, APEDA का। आगे बढ़ते हैं। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसे है? केवल भारत सरकार को। ठीक है, भारत सरकार को सिक्कों की ढलाई का अधिकार है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? तो पंजाब नेशनल बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी, ये गलत है। ये पंजाब नेशनल बैंक का टैग नहीं है। ठीक है, ये पंजाब नेशनल बैंक का टैग नहीं है। और बहुत ही रैंडम सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। फिर है, प्रधानमंत्री, सॉरी, महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत
अर्थव्यवस्था की वकालत करी। महात्मा गांधी ने हमेशा विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत करी, डिसेंट्रलाइज्ड। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली 5 शीर्ष वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पादक हैं? सबसे ज्यादा भारत चीन और चीनी, चावल और चीनी, ठीक है, चावल और चीनी का निर्यात करता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में बात की जाए तो सबसे ज्यादा कौन करता है? चावल और चीनी। नेक्स्ट है, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा भूटान ने दी है। सबको पता है, तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है ना। चैप्टर नंबर 1 भी किसी ने पढ़ा है इकोनॉमी का, उसने भी ये चीज पढ़ी होगी। सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा किसने दी? भूटान ने दी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया? तो जापान और न्यूजीलैंड में तो है, भारत में भी है, लेकिन अमेरिका अमेरिका का जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब से स्टार्ट होता है? 1 अक्टूबर से 30 सितंबर होता है। ठीक है, अमेरिका ने ये 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला वित्तीय वर्ष नहीं बनाया। अमेरिका में वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। फिर रेग्जिट क्या है? रघुराम राजन को जब हटाया गया था या उन्होंने दूसरा टेन्योर के लिए उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया था, उसको रेग्जिट बोला जा रहा था। ब्रेग्जिट उस टाइम बहुत फेमस था, तो उसके नाम पे यहाँ पे रघुराम राजन का आरबीआई गवर्नर से हटना, इसको रेग्जिट बोलते हैं। उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आज की डेट के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको बनाती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको बजट से 1 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को प्रकाशित करता है। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आर्थिक आसूचना परिषद ईआईसी का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। ईआईसी का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें पूछ रहा है कौन सा इन्होंने बोला है, कौन सा नहीं बोला है। इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, इसे जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि वस्तु उन्मुख होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इनका कहना था। इसको जन उन्मुख होना चाहिए। बाकी जितने भी स्टेटमेंट नंबर 2, 3, 4 है वो सही है, स्टेटमेंट नंबर 1 था वो गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस देश को भारत सबसे कम निर्यात करता है? जितने भी यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, इटली, आयरलैंड, इराक और इंडोनेशिया में आयरलैंड में सबसे कम निर्यात होता है भारत से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाली सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली एचएस निम्नलिखित किसके लिए लाभकारी होगी? यह सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण के लिए इसमें लाभकारी होगी। नेक्स्ट है, एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ा सकती है क्या? यदि हम बहुत ज्यादा विदेशी आयात पर निर्भर होंगे तो बेरोजगारी बहुत बढ़ सकती है हमारे यहाँ। ठीक है, देश में आप कुछ नहीं बना रहे, बस बाहर से चीजें खरीदते चले जा रहे, तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी। अंदर बनाओगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन कहाँ समझ में आती है। निम्नलिखित विकल्पों में किस मद के आयात का मान सबसे अधिक है? ठीक है, वनस्पति तेल, अखबारी कागज, मशीन के उपकरण और चांदी। तो मान सबसे अधिक किसका है? मशीन के उपकरण का है। नेक्स्ट है, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकरण किसे बनाया गया है? भारत में है सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं सेबी। ये सब कंट्रोल करता है शेयर मार्केट इंडिया का। इसको बनाया गया था 12 अप्रैल 1992 में। ठीक है, 12 अप्रैल 1992 में। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रोफेसर जे के मेहता। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे के मेहता हैं। भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर प्रोफेसर जे के मेहता वास्तविक सुख को प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं को न्यूनतम करने और अंत में उनको समाप्त करने की सलाह दी है। ठीक है, काफी थोड़ा फिलॉसफी वाला कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये जेवी से का।
ठीक है, स्पेलिंग है SAY। JBC का स्टेटमेंट है क्या? पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। याद करने वाला फैक्ट है। बहुत इस तरह के क्वेश्चन मतलब एग्जाम में बंदा छोड़ के ही आता है, नहीं पता होता है, इसको भी कहीं ना कहीं नोट करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय गमन, माइग्रेशन क्या है? एक दूसरे दूसरे देश में जाना, लोगों के बीच में, देशों के बीच में लोगों का संचलन, किसी भी रीजन के चलते हैं, मतलब फोर्स भी हो सकता है, मोटिवेशनल भी हो सकता है। एक देश से आप दूसरे देश में जाते हो जॉब के लिए या किसी चीज के लिए, वो माइग्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट है लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यापार बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी। ये सुनाम प्रतिष्ठान लेखांकन का सिद्धांत है। इसमें क्या कहते हैं? व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा और कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी। ठीक है, कठिन क्वेश्चन है, इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट है वास्तविक खाता एक सामान्य वही खाता होता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्ति और देयताओं से संबंधित होता है। इसको रियल अकाउंट बोला जाता है। इसमें सब कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है। जब आप व्यावसायिक रूप से किसी से मिलते हैं तो निम्न में से कौन सी चीज आपके परिचय में शामिल नहीं होती है? आपकी भूमिका या शीर्षक ये तो होगा, आपकी पसंद और नापसंद, आपका व्यापार व्यापार या उद्योग, आपका व्यवसाय या संक्षिप्त विवरण। आप किसी से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहे हो तो आपकी पसंद और नापसंद का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? उर्वरक उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, दवा रसायन उद्योग और रंग रोगन उद्योग। सबसे ज्यादा इसमें लौह इस्पात उद्योग में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। नेक्स्ट है कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की पांचवी सबसे मजबूत ब्रांड है? कौन है? रिलायंस जियो बन गया है। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है। ग्लोबल 500 रैंकिंग आई होगी, उसमें बोला गया था। पुराना क्वेश्चन है, पीईटी में पूछा गया है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मान के चलो। 2021-22 के दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या थी? 7.6% है। ये लास्ट ईयर के पीईटी में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कठिन क्वेश्चन है, इतनी आसानी से होगा नहीं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। पूरा इंडियन इकोनॉमी वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया इस बुक से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।